entire screen. Outcome presentation full screen. PPT. ते झालं शेअर PPT दाव फुल स्क्रीन. प्रेझेंटेशन दिसतंय ना? येस सर, दिसतंय. ओके. आणि आवाज? हो, आवाज क्लिअर येतोय. ठीक आहे. आपण सुरुवात करायची आजचं हो सेशन. हो. ओके, चालेल. नमस्कार, सभी का एडवांस आयुर्वेद के आज के सेशन में स्वागत है। आज के वक्ता डॉक्टर मिलिंद पाटिल सर हमसे जुड़ चुके हैं। सर, आपको धन्यवाद, नमस्कार, और आपका भी स्वागत है। प्रथा के अनुसार एक छोटी प्रार्थना से आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सर, सेशन की शुरुआत करें। सुरुवात करू मी? हो सर। ओके. मित्रों, आज हम अत्यंत महत्व के विषय पर बात करने वाले हैं। विषय का नाम ही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। आयुर्वेद में किस प्रकार हम चिकित्सा कर सकते हैं। जब यह विषय हमने चूज किया आपके लिए, तब यह निश्चित था कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए वैसे तो आधुनिक विज्ञान में उपाय है नहीं। लाइफस्टाइल बदलना ही एक आवश्यक अंग हो जाता है। और लाइफस्टाइल जब हम कहते हैं तब लाइफस्टाइल और आयुर्वेद ये समानार्थी शब्द है, ध्यान में रखिए। लाइफस्टाइल का जो ज्ञान है, लाइफस्टाइल का जो वेद है, लाइफस्टाइल का जो ज्ञान है, नॉलेज है, वह आयुर्वेद है। और इसीलिए आयुर्वेद को हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में जब विचार करते हैं तो आयुर्वेद को प्राधान्य दिया जाता है। इस स्लाइड पर यदि आप अश्विनी कुमार देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए। अश्विनी कुमार ट्विन डेइटी है, दो है, द्वय है। और उनका क्या अर्थ है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के साथ चर्चा करते समय, इसका हम विचार करेंगे। जब हम इन दोनों अश्विनी कुमार को फॉलो करते हैं तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते ही नहीं है। और यदि कुछ कमी भी आ जाए तो उनके काम करने वाले औषध हम किस प्रकार ले सकते हैं वो मार्गदर्शन में करूंगा। वैसे 4 से 5 और 5 से 6 हमारे 2 विषय है। ये विषय जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर थोड़ा सा आगे चला जाएगा, क्योंकि स्थूल्य जो ओबेसिटी विषय है 5 से 6 का, उसके कई विषय, कई संबंधित विषय इस लेक्चर में कवर होते जाएंगे। तो जो दूसरा विषय होगा वो थोड़ा कम समय का होगा, यह जानकारी मैं अभी देता हूँ। अष्टौ निंदितीय चरक संहिता में एक अतिशय महत्व का अध्याय है। उस अध्याय का नाम ही अष्टौ निंदितीय है। माने 8 प्रकार के पुरुष निंदित होते हैं, माने उनकी लाइफ कठिन होता है। जैसे पहले 3 जोड़ियां दिखाई गई है, बहुत लंबा, बहुत छोटा, ड्वार्फ और जायंट। अतिलोमा या अलोमा, शरीर पर बहुत बाल होना या बिल्कुल बाल न होना। तीसरा है अतिकृष्णश्च अति गौरश्च, बहुत काला या बहुत गोरा। ये जो 3 हैं ऊपर के, उनका संबंध लगभग 100% जेनेटिक कॉजेस से होता है, तो उनको हम कुछ कर नहीं सकते चिकित्सा के रूप में। लेकिन अंतिम 2 जो है अतिस्थूल और अतिकृष्ण, बहुत ओबीस और बहुत थिन, इस प्रकार के जो 2 रोगी है, 2 रोगी नहीं कहूंगा, निंदित पुरुष है, उनकी चिकित्सा आयुर्वेद में भली भांति दी गई है और फलप्रद चिकित्सा ऐसी है। इसीलिए हम इसी विषय पर थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। और विशेष करके आज का आधुनिक काल में अतिस्थूल
ओवरवेट, ओबेसिटी, ये विषय काफी गंभीर होते जा रहा है। यह एक रोग नहीं है। अतिस्थूल, अतिस्थौल्य यह एक रोग नहीं है मित्रों, यह रोगों का एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें सारे रोग आ गए जो हमारे आयु की क्वालिटी, हमारे आयु की क्वालिटी का, लाइफ की क्वालिटी खराब कर देता है और अत्यंत कष्टदायक, कष्टप्रद यह विकार होता है। तो उसके बारे में थोड़ा देखने के लिए एक वेलनेस कॉन्टिन्यूम हमें समझ लेना चाहिए। इंटेलेक्चुअल वेलनेस है, इमोशनल वेलनेस है, एनवायरमेंटल वेलनेस है, स्पिरिचुअल वेलनेस है और फिजिकल वेलनेस है। ये यदि लो लेवल ऑफ वेलनेस है तो हम निंदित जीवन जीते हैं मलेज है। यदि ये बीच में है तो ठीक है, और यदि हाई लेवल ऑफ वेलनेस है तो हमारा लाइफ मीनिंगफुल होता है, अत्यंत अच्छा होता है, वाइटल होता है, उसी को हम चैतन्य कहते हैं। और यह चैतन्य, यह अर्थपूर्ण लाइफ ओबेसिटी में खराब हो जाता है, इसीलिए उसको निंदितीय, अत्यंत घृणास्पद इस प्रकार का विशेषण दिया हुआ है। ठीक, तो हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ एंड चेंज एंड हाई लेवल, ये सारे वेलनेस के एंगल्स है। शरीर के लिए, मन के लिए और आत्मा के लिए वो यदि ठीक हो तो हाई लेवल ऑफ वेलनेस हो तो हम अच्छा जीवन जीते हैं, और यही हाई लेवल ऑफ वेलनेस स्थौल्य में गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। इसीलिए स्थौल्य की चिकित्सा, स्थौल्य का विचार, स्थौल्य का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकते हैं। लाइफ इज सिंपल फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखिए ना, नो डिसीज, नो वरीज। जब यह एनिमल, जब यह प्राणी 2 सेल का हो जाता है, 3 सेल का हो जाता है, लक्षावधि सेल्स का हो जाता है, तो प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसका तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का तो अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, नश्यति, इस प्रकार से 6 स्टेजेस होती है। एकमेव सेल होती है, कुछ ज्यादा कष्ट नहीं होता है मेटाबॉलिज्म के बारे में, आहार सेवन के बारे में, पचन के बारे में। वही एक सेल जमा लेती है और अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते और नश्यति, इस प्रकार की जो स्टेजेस है, अस्तित्व से लेकर, सर्वाइवल से लेकर मृत्यु पर्यंत की जो स्टेजेस है, उसमें डिसीज होते नहीं है, चिंता कुछ होती नहीं है। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर हो जाता है तो उसको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे लेक्चर से भी आपने पहले शुरू किए देखे होंगे, तो ये स्लाइड आपने अवश्य देखी होगी। लाइफ इज स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, और इस स्ट्रगल में यदि सर्वाइव होना है तो शरीर में जो रॉ मटेरियल जाते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल शरीर में जाने के पश्चात प्रोसेसिंग जो होता है शरीर का, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो शरीर के प्रोसेसिंग, अन्न तो खा लिया जो क्वालिटी अन्न था, हवा तो अंदर हमने श्वसन वह संस्थान से ले ली, लेकिन वो क्वालिटी यदि है तो भी उसका जो प्रोसेसिंग करना पड़ेगा शरीर में, वो प्रोसेसिंग की क्वालिटी यदि अच्छी हो तो फिनिश प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। कितना भी रॉ मटेरियल अच्छा होने दे, प्रोसेसिंग यदि ठीक नहीं हुआ तो फिनिश प्रोडक्ट खराब होगा, और फिर हमें सर्वाइवल के लिए बहुत झगड़ना पड़ेगा। वह सर्वाइवल के लिए झगड़ना स्थौल्य में तो विशेषतया खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, और हम हार्डली दैट ओबीस पर्सन इज एबल टू फाइट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। एक स्टेयर के चढ़ना है, मुश्किल हो गई, ठीक है, यहाँ से वहां जाना है, मुश्किल हो गई। तो यह सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसिंग अच्छा होना चाहिए। यह मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक सेल था तब तक ठीक था, लेकिन अनेक सेल्स हो गई, अनेक सेल्स के टिश्यू बन गए, अनेक टिश्यू से ऑर्गन्स बन गए, अनेक ऑर्गन से सिस्टम बन गई, और अनेक सिस्टम एकत्र आने के बाद वी आर द ऑर्गेनिज्म, द ह्यूमन बीइंग।
तो ये मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी जब आती है तो बहुत केओस हो जाता है शरीर में। कहाँ कहाँ हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, यह प्रश्न आ जाता है। जो क्वालिटी कंट्रोल ओबेसिटी में, स्थौल्य में खराब हो जाता है, और फिर शरीर के प्रोसेसिंग का यदि क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहा तो क्या होता है, वो ओबेसिटी में और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं। उनको हम कैसे दूर रहे, इसी का विचार करने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड हमें सीख लेना चाहिए। जैसे जैसे बिग ब्रेन हो गया, उसके एडवांटेज भी आ गए, क्विक लर्नर हम सीखने लग गए, कॉम्प्रिहेंड्स बेटर, हम विषय समझने में लग गए। लेकिन डिसएडवांटेज भी आ गए, जैसे इम्पेशेंट बिहेवियर। जैसे ब्रेन बड़ा हो गया तो वी गेट्स बोर्ड वेरी इजीली। कुछ छोटे छोटे एनिमल्स की तरफ देखिए जिनका ब्रेन मनुष्य के ब्रेन से काफी छोटा होता है, उनको कभी हमने इम्पेशेंट देखा है? उनको बोर हो गया है कभी, ऐसे हमें लगा है? कभी नहीं। लेकिन जैसे हमारा ब्रेन बिग हो गया तो ये डिसएडवांटेज आ गए और इसीलिए तकलीफ होने लगे। लाइफस्टाइल इज कॉम्प्लिकेटेड। ये जो चित्र मैं दिखा रहा हूँ वो आपके लिए नया है ऐसा मैं बिल्कुल मानता नहीं, बट देन हमारे घर में, हमारे बाजू में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे सोसाइटी में, हमारे राष्ट्र में, राज्य में, देश में और जगत में यह लाइफस्टाइल कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हाथ में रिमोट कंट्रोल, सामने बहुत बड़ा आहार, मूवमेंट बिल्कुल नहीं। ऑफिस में लैपटॉप के सामने बैठे हैं, डेडलाइंस है, स्ट्रेस है, ध्यान नहीं लग रहा है, आराम से बैठ रहे हैं, चीड़ रहे हैं और मद्यपान कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं या अन्य कुछ व्यसन जड़ गया है। यह लाइफस्टाइल इज कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स काफी बढ़ गई है। और मेरी मानिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए औषध नहीं है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए लाइफस्टाइल ही मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और वह मॉडिफिकेशन करते करते यदि साथ में हम आयुर्वेदों विचारों को, औषधों को फॉलो करते हैं तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हम आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं। यह हमें समझ लेना चाहिए, और समझ अभी के लिए नहीं, कायम के लिए, नित्य के लिए, सदा के लिए हमें यह ध्यान में रखना है कि व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, वन मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद। होता क्या है, इवोल्यूशन। देखिए ये हो गया है, दिस इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, दिस इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इसे यदि हमें दूर करना है तो मैं नहीं कहता कि आपको प्राचीन आदमी बनने जाना चाहिए, लेकिन हमें इवोल्यूशन में जिन चीजों से झगड़ना पड़ा है, जैसे परिश्रम करना पड़ा है, जैसे मित आहार पर जीना पड़ता था, वो लाइफस्टाइल हमें फिर से अपनानी पड़ेगी। और यदि वो लाइफस्टाइल हम अपना नहीं सकते तो थोड़े आयुर्वेद के औषधों का विचार भी हम इस प्रेजेंटेशन में कर लेंगे। What are lifestyle diseases? Do they control us or do we have any control over them? देखिए चित्र, पिज्जा टू गो, आराम कर रहे हैं। These are the diseases that are caused by partly by unhealthy behaviors and partly by other factors. क्षण भर के लिए, सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक का यदि हम हमारी दिनचर्या, रात्रिचर्या देखेंगे तो क्या हम हेल्दी बिहेवियर रखते हैं या अनहेल्दी बिहेवियर रखते हैं? इसी प्रश्न के उत्तर में ही हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है कि नहीं है इसका ज्ञान भली भांति हो जाता है। सो आर दे कंट्रोलिंग अस और वी आर कंट्रोलिंग आवर लाइफ? इस प्रकार का प्रश्न सुबह उठने के बाद पहली बार करना चाहिए। लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ, हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, कैंसर है, पक्षाघात पैराप्लेजिया है, क्रोनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिसीज है, अनइंटेंशनल इंजुरीज है, एक्सीडेंट्स वगैरह है। दीज आर ऑल लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ which are lifestyle disorders. By maintaining, by managing our lifestyle, we can prevent heart disease,
वी कैन प्रिवेंट डायबिटीज, कैंसर प्रिवेंट हो सकता है, हेमिप्लेजिया पैराप्लेजिया कवर हो सकता है, स्मोकिंग नहीं करेंगे तो लंग्स के विकार नहीं होंगे, और व्यसन ही नहीं होंगे तो एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे। तो इनसे बचने के लिए क्या डूज एंड डोंट्स है और वो क्यों है, उसका रैशनल हम देखेंगे ताकि हम स्वस्थपूर्ण जीवन जी सके। ध्यान से देखिए, ये ब्लड वेसल का अंदरूनी भाग है। ये पहले 10 साल, फिर ये आगे के 20-30 और ये 40-50 के ऊपर। जो पहले 10 साल में ब्लड वेसल जो क्लीन है, जो क्लीनलीनेस है, वो कितना साफ सुथरा है देखिए। छोटे बालक की त्वचा देखिए, तो छोटे बालक की ब्लड वेसल कितनी क्लीन होगी इसका अंदाजा आता है। फिर थर्ड डेकेड आप ब्लड वेसल यदि देखेंगे तो अंदर कूड़ा करकट एकत्र हो गया। और फिर फोर्थ डेकेड से कूड़ा करकट देखिए, पूरा मल, पूरी चर्बी, पूरा कोलेस्टेरॉल ब्लड वेसल को अवरुद्ध कर रहा है। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि इस ब्लड वेसल से जो रक्त त्वचा को मिलना चाहिए, सेल को मिलना चाहिए, वो यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि आधी से अधिक ब्लड वेसल बंद है। तो यह लाइफस्टाइल खराब यदि हो तो यह एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्टेरॉल रक्तवाहिनी में, ब्लड वेसल में, आर्टरी में काफी बढ़ता है। और ये जो ग्रोथ है मेनली जो अंदर की है, वो चर्बी इकट्ठा करने से होती है, लिपिड एक्यूमुलेशन से होती है। और फिर क्या होगा, यदि यह चर्बी यहाँ एकत्र हो गई तो ब्लड वेसल में काठिन्य आ जाता है। काठिन्य के लिए अंग्रेजी शब्द है स्क्लेरोसिस, अथेरोस्क्लेरोसिस। फिर हाइपरटेंशन होगा, फिर हार्ट डिसीज होगा, और फिर क्या क्या अन्य ऑर्गन फेल्योर होंगे, जस्ट बिकॉज वी एक्यूमुलेट, जस्ट बिकॉज मलसंचित ब्लड वेसल में होती रहती है। एंड दिस इज ऑल द रिजल्ट ऑफ फॉल्टी लाइफस्टाइल। किस प्रकार की लाइफस्टाइल होनी चाहिए यह मैं बताऊंगा आपको, ताकि इस प्रकार का अथेरोस्क्लेरोसिस न हो। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, यस, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बचपन में कैसे रहेंगे, माता पिता कैसे रहेंगे। कंट्रोलेबल फैक्टर, एज, रेस, जेनेटिक्स, जेंडर, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर न होने के लिए कंट्रोलेबल फैक्टर्स काफी है। क्या हम व्यायाम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या हम अच्छी पोजीशन में बैठ नहीं सकते? बैठ सकते हैं। क्या हम सदा आनंदी नहीं रह सकते? स्मोकिंग से दूर नहीं रह सकते? नींद बराबर नहीं ले सकते? व्यसन से दूर नहीं रख सकते? सो दीज आर ऑल कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो यह पथ्य पालन तो हमें करना ही चाहिए। मुझे वो संस्कृत की लाइन, वो संस्कृत का श्लोक काफी पसंद है। आत्मानमेव मन्येत कर्तारम सुख दुख योग। अपने सुख का या दुख का कर्ता स्वयं को समझे, क्योंकि स्वयं यदि इस प्रकार का सेडेंटरी आराम की जिंदगी जी रहा है, इस प्रकार के रॉन्ग पोस्चर मेंटेन कर रहा है, स्मोकिंग, मद्य, सो नहीं रहा है, अनहेल्दी ईटिंग कर रहा है, तो स्वयं को ही अपने ओबेसिटी का, अपने स्ट्रेस का, अपने एडिक्शन का, आपके इंसोम्निया का कारण माने। और इस फैक्टर्स को यदि हम कंट्रोल करेंगे तो बाजू वाला नहीं करेगा, माता पिता नहीं करेंगे, मित्र नहीं करेंगे। वो यदि कंट्रोल करने हैं तो व्यक्ति को ही करने पड़ेंगे। और इसीलिए संयम और फिर एक प्रकार का सदृत्व, सदाचार पालन करना यदि है तो स्वयं को करना पड़ेगा, ताकि हम एक कंट्रोलेबल फैक्टर कंट्रोल कर सके और स्वस्थ जीवन जी सके। देखिए ना, कार्टून है, आई एम प्रिस्क्राइबिंग लो कार्ब डाइट फॉर योर डायबिटीज।
पेशेंट मुंडी हिलाएगा। हाई कार्ब डाइट फॉर योर कोलोन, लो फैट डाइट फॉर योर हार्ट एंड हाई फैट डाइट फॉर योर नर्व्स। ये तरीका नहीं है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचने का। डायबिटीज के लिए लो कार्ब लो, कोलोन के लिए हाई कार्ब लो, फिर हार्ट के लिए लो फैट लो, और फिर हाई फैट डाइट। ये तरीका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को ठीक करने का, मेंटेन करने का नहीं है। देयर इज नो ड्रग और नो फिलोसॉफी लाइक दिस। सो आपने को लाइफस्टाइल डिसीज एक टाइम बॉम्ब है, ये ध्यान में रखे हुए आयुर्वेद ने उसके लिए क्या उपदेश किए हैं, वो 24/7 सालों साल, दशकों तक और मृत्यु तक हमें करना है। देयर शुड बी नो मिसमैच व्हाटसोएवर। और ये यदि मिसमैच होती रही है तो फिर लाइफस्टाइल डिसीज का टाइम बॉम्ब हमारे समाज पर आक्रमण करते रहेगा। व्हाट इज दैट लाइफस्टाइल? बैलेंस। है कठिन है, मुझे मालूम है, उपदेश करना ठीक है, करके दिखाओ। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, दैट डजंट मैटर, बट देन बिल्कुल ही बैलेंस नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। सो बैलेंस इज द की टू लाइफ। सोना भी है, जागना भी है। केवल जागना और केवल सोना अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, ठीक है। तो बहुत खाना, बिल्कुल न खाना नहीं, उसमें भी आपको बैलेंस है। तो हम जब आयुर्वेद वाले कहते हैं स्वास्थ्य क्या है, तो स्वास्थ्य इक्विलिब्रियम है, और वो इक्विलिब्रियम संभालना आत्मानमयो मन्नेत कर्तारम सुख दुख हम पे खुद ही करना पड़ेगा। और वो करने के लिए शायद आप लोग ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इसका ही मतलब है यू पीपल आर रेडी टू टेक दैट। वेलनेस इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बैलेंसिंग। देखिए पुराना व्यक्ति, देखिए दिन में स्ट्रेस में रहेगा, रात्रि में आराम करेगा, और यह बैलेंस हमें करना है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बैलेंस करना पड़ेगा। समझ लीजिए ना, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता का पहला अध्याय ये है, अर्जुन डर जाता है, अर्जुन मोह युक्त हो जाता है। सिदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, छोड़ देता हूं मैं युद्ध करना। आई डोंट थिंक दैट आई शुड फाइट। ओके, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह जो स्थिति है, ये पहले अध्याय की स्थिति है। और अंतिम अध्याय में 18वें अध्याय में भगवत गीता के वो कहते हैं मैं अभी शांत हो गया, आई नो व्हाट आई शुड बी डूइंग, और मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। ये जो बैलेंस है वो संभालना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए एक आदत सी लगानी पड़ेगी, और वो आदत क्या होती है, कैसे लगानी है, हाउ डू वी बिकम सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग इज दिस बैलेंस, उसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स है वो करने पड़ेंगे। और वह यदि करने हैं तो लाइफस्टाइल मेडिसिन आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। देयर इज नो डाउट दैट डेली हैबिट्स एंड एक्शंस एक्सर्ट प्रोफाउंड हेल्थ इम्पैक्ट। सो मित्रों, ये 2013 में पब्लिश हुई पुस्तक है। पुस्तक का टाइटल अप्रिशिएट करिए, लाइफस्टाइल मेडिसिन। माने आज का जो मेडिसिन है वो ड्रग कम और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अधिक, इस प्रकार का है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी पुस्तक की एक पंक्ति है, देयर इज नो डाउट दैट डेली हैबिट्स एंड एक्शंस एक्सर्ट अ प्रोफाउंड हेल्थ इम्पैक्ट। हमारी दिनचर्या, हमारी ऋतुचर्या यदि सतत हम भली भांति ढंग से फॉलो करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर उसके परिणाम, अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। यह इस पुस्तक का थीम है। यह थीम आयुर्वेद का भी है। कहाँ आयुर्वेद 5-6 हजार साल पहले का, कहाँ 2013, बट देन दे आर मीटिंग टुडे, दे टॉक द सेम लैंग्वेज। ठीक है, तो यह ध्यान में रखते हुए हमें यह नहीं करना है। देखिए, खुद तो टीवी देख रहे हैं और अपने डॉग को व्यायाम करा रहे हैं। इस प्रकार का लाइफस्टाइल यदि हमें है तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हमें होने वाले हैं, तो इनसे हमें बचना है। कैसे बचेंगे? तो आपने 2 अश्विनी कुमार देख लिए जो मेरे पहले स्लाइड पर थे। अश्विनी कुमार 2 थे, एक था परिश्रम और एक था मिताहार।
जब मैं बोर्ड लिखता हूँ डॉक्टर मिलिंद पाटिल, फिजिशियन एंड सर्जन, तो फिजिशियन है मिताहार और सर्जन है परिश्रम। अच्छी तरह से हम मिताहार लेंगे, डाइट कंट्रोल करेंगे, तो हम डायबिटीज को दूर रखेंगे, हम कोलेस्टेरॉल को कम रखेंगे, हमारी रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल, आर्टरी साफ सुथरी रहेगी। ठीक है, खास करके ब्लड शुगर कम रहेगी। हम यदि ठीक ढंग से परिश्रम करते हैं तो आज किया हुआ 30-40 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक इज एंजियोप्लास्टी, ध्यान में रखिए। उसे रोज थोड़ी थोड़ी एंजियोप्लास्टी होती है, माने जो लिपिड एक्यूमुलेशन ब्लड वेसल में होता है वो साफ सुथरा होता है। दैट इज अ काइंड ऑफ अ सर्जरी। तो ब्रॉडली ट्रांसलेटेड इट मीन्स, एक श्लोक है जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन मैंने दिया है कि एक दो मित्र हैं, एक हेल्दी है, बहुत हेल्दी रहता है, और एक बड़ा रोगग्रस्त रहता है। तो रोगग्रस्त व्यक्ति अपने हेल्दी दोस्त को पूछता है, अरे यार तू किसकी ट्रीटमेंट लेता है, किस वैद्य के पास जाते हो, किस डॉक्टर के पास जाते हो, हाउ द हेल डू यू रिमेन सो स्टेबल एंड हेल्दी। फिर वो मित्र उत्तर देता है कि परिश्रम और मिताहार, ये मेरे अश्विनी कुमार हमें मिले हुए हैं पृथ्वी तल पर, उनका मैं डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करता, एंड मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके 24 घंटों में, आपके दिन में, आपके सप्ताह में, आपके 15 दिन में, महीने में, साल भर में हम कितनी बार परिश्रम और मिताहार को फॉलो करते हैं, इसका एक आत्म परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ संडे के दिन थोड़ा अधिक आहार हो जाएगा, मैं समझ सकता हूँ कि इतवार के दिन थोड़ा परिश्रम कम हो जाएगा, लेकिन बाकी के 5-6 दिन जो हमें मिले हुए हैं, क्या हम मिताहार करते हैं, क्या हम परिश्रम करते हैं? इस प्रकार का आत्म परीक्षण करिए मित्रों, मजाक नहीं है। जब परिश्रम और मिताहार को अश्विनी कुमार की उपमा दी जाती है, जो अश्विनी कुमार साक्षात देवों के, ईश्वरों के वैद्य है, ऐसी उपमा दी जाती है, तो उस परिश्रम का, उस मिताहार को कितना बड़ा महत्व आयुर्वेद ने दिया होगा, यह विचार करते ही हमें वो फॉलो करने के लिए सद्बुद्धि ईश्वर देगा, ताकि हम डाइट कंट्रोल कर सके और रोज परिश्रम कर सके। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। चूज वेदर यू वांट अ लाइफ लाइक दिस एथलीट, 101 साल की है, and she started her athletic career at the age of 93 with her son Gurudev. Okay, or she could do this because parishram or तीव्र इच्छा। Atmanavamanit wins 100 meter at World Masters Game at the age of 101. So इस प्रकार की इच्छा हम करेंगे, इस प्रकार के चॉइसेस हम लेंगे, परिश्रम और मिताहार को शरण जाने की, तो हम अपनी लाइफ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, I went for long holiday for 27 years. कितना पॉजिटिव थिंकिंग है। जेल में 27 साल रहते रहे, उसको वो लॉन्ग हॉलीडे कहते हैं। कितना पॉजिटिव थिंकिंग होगा। I crushed stones with hammer to make gravel and was made to work in a blindingly bright quarry digging out the limestone. 27 साल कहाँ बैठते थे? ये उनकी जगह है, ये उनका रूम है, यहाँ बैठते थे। तो इस प्रकार का तीव्र इच्छा शक्ति है, तो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से दूर रह सकते हैं और डूज एंड डोंट्स फॉलो कर सकते हैं। यस, उस डूज एंड डोंट्स में सबसे बड़ा डूज एंड डोंट्स, हम अच्छा आहार लेंगे, बैलेंस्ड आहार लेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल से युक्त हो, गुड क्वालिटी का हो, भूख लगने पर ही खाए, कोलेस्टेरॉल ठीक हो, ब्लड शुगर ठीक हो, क्रिएटिनिन ठीक हो, सब
वाइटल ऑर्गन्स के टेस्ट ठीक हो तो खाए ढंग से, ताकि ठीक ढंग से हजम हो जाए, सम्यक विपाक हो जाए उसका, और यह जन्म से मृत्यु तक चलते रहेगा। तो हमारे सारे स्रोत खुले रहेंगे, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी एंड लॉन्जिविटी। इस प्रकार हम उस फूड का उपयोग करा लेंगे फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर बीइंग एनर्जेटिक एंड फॉर लिविंग अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। तो इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो हम स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जी सकेंगे। ये चित्र आपके मन में आपका सॉफ्टवेयर बन जाना चाहिए मित्रों। 24/7 ये सॉफ्टवेयर आपके ब्रेन में चलना चाहिए। ठीक है, यू आर हंग्री, योर vital organs are very healthy, you are having good quality food so that you digest it properly, and this goes on forever. Then you will grow, develop, you will become energetic, and you will live long, healthy, disease free life. फिर से मैं कहता हूँ, let this picture be the software of your brain. Yes, कभी कभी पानीपुरी भेलपुरी कभी कभी होती है इच्छा, मत खाओ ऐसे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसके बाद 2 दिन तो और भी आपको थोड़ा विचार करके, थोड़ा लंघन करके, थोड़ा एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर देना चाहिए। बट देन दिस इज प्रीडोमिनेंट लाइफस्टाइल दैट वन शुड फॉलो टू स्टे हेल्दी फॉर लाइफ लॉन्ग। इस प्रकार का लाइफस्टाइल यदि हम मेंटेन करेंगे तो हम कभी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ग्रस्त नहीं होंगे और हम अच्छा जीवन यापन करेंगे। नाउ यू विल आस्क मी कि आप वैद्य के पास कौन आएगा फिर हम यदि ऐसा स्वस्थ रहेंगे। यस, इसमें कई बार गलतियां हो जाती है। तो कभी आपको अम्ल पित्त हो जाएगा, कभी तो कभी आपको डायरिया डिसेंट्री हो जाएगी, कभी तो कभी आपको ब्लड प्रेशर, नींद ना आना हो जाएगा। ऐसे समय वैद्य के पास जाना पड़ेगा। ऐसे समय वैद्य जी क्या करते हैं? वैद्य जी विल मेक श्योर दैट योर डाइजेस्टिव पावर इज गुड। वैद्य जी विल मेक श्योर दैट आपके सेल में टिश्यू की जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक है, और इसी प्रकार से औषध देने का वो प्रयास करेंगे और आपको स्वस्थ रहेंगे, आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से दूर रखेंगे। देखिए ना, चित्र अच्छा है। ग्लूकोज खा लिया, राइस खा लिया, बहुत खा लिया, तो शरीर में इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल में पहुंचा देता है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है। फिर से एक बार, राइस खाया, उसको पचाने के लिए, ब्लड शुगर ठीक ढंग रखने के लिए इंसुलिन काम करेगा ताकि वो ब्लड शुगर सेल में जाएगी। लेकिन एक दिन ऐसे आता है कि वो सेल कहती है आई विल नॉट अलाउ यू, नो एंट्री टू शुगर। यदि शुगर को सेल में एंट्री नहीं है तो वह ग्लूकोज शुगर सेल में नहीं जाता है, खून में बढ़ते रहता है, और फिर ब्लड शुगर बढ़ती है, फिर डायबिटीज होता है, फिर ब्लड शुगर जैसे बढ़ती है वैसे ब्लड गाढ़ा होता है, गाढ़ा ब्लड लिपिड युक्त होता है, वो ब्लड वेसल को ब्लॉक करता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट डिसीज होता है, और फिर कैंसर, ओबेसिटी, डायबिटीज, किडनी फेलियर और क्या। तो हमें क्या करना है मित्रों? हमें इस सेल को सुधारना है कि अरे वो शुगर दे रहा है तुमको, इंसुलिन है, उसको ही तुम ना कह रही हो। तो परिश्रम और मितार करने से इस सेल को हम ठीक कर देते हैं और फिर से ब्लड शुगर हमारी मेंटेन होती जाती है। ये चित्र स्पष्ट है, आप लोग समझ पाएंगे। और फिर वेलनेस कॉन्टिन्यूम जो है, whether it is intellectual wellness, whether it is emotional wellness, whether it is social wellness, whether it is environmental, spiritual, physical wellness, you keep it in a right frame of mind, high level of wellness, and you live a meaningful चैतन्यपूर्ण आरोग्य आप प्राप्त करते हैं। उसी का
ओरल हेल्थ इज ओवरऑल हेल्थ। देखिए ना, ओरल मुख is the entry point of the digestive system. वही यदि खराब है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, यदि ओरल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो हार्ट डिसीज, माउथ कैंसर, डायबिटीज, गम डिसीज। तो आयुर्वेद की कोर्सेज में आपने स्वस्थ रूप पढ़ा है, अपने दिनचर्या पढ़ी है, जहाँ ओरल हेल्थ कैसे रखनी है, इसके डूज एंड डोंट्स आपको बताए गए होंगे, तो आप ओवरऑल हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे। और फिर केवल ए एंट्री हम ठीक रखेंगे तो भी ये सब व्यापार ठीक होते रहेंगे, हम इन रोगों से दूर रहेंगे। देखिए ना, दांत, वन टूथ, यही खराब हो स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, माउथ कैंसर, डायबिटीज, गम डिसीज, टूथ लॉस, बैड ब्रीथ, डेंटल डिके, लंग कंडीशन, स्ट्रोक्स। कौन सा ऑर्गन है जो डैमेज नहीं होता? हार्ट डैमेज होता है, ब्रेन डैमेज होता है, लंग्स डैमेज होता है। तो ओरल हेल्थ, माय लाइफ, ये आपको रोज चेक करना है, 3 महीने में एक बार ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हेल्दी डाइट, हेल्दी वेट, व्यायाम करना, स्मोकिंग स्टेटस, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर। तो ये आपके लाइफस्टाइल में 2-3 महीने में एक बार चेक करना है। हेल्दी डाइट रोज, so that you will maintain healthy weight, physical activity, smoking. You are doing well, but consider all the aspects of your behavior that lead to good health. So आपको सचेत रहना पड़ेगा कि so that you keep check on your life, and this is your hard score. ठीक है, ये मेंटेन करना है। so that I fast for greater physical and mental efficacy. प्लेटो का अच्छा सदवचन है, अच्छा कोटेशन है कि मैं फास्टिंग करता हूँ किस लिए? फिजिकल और मेंटल एफिशिएंसी। एक क्षण भर के लिए आप सब लोग विचार करेंगे, आप फास्टिंग करते हैं माने क्या करते हैं? टेक 15 सेकंड्स, 20 सेकंड, 30 सेकंड्स जस्ट टू थिंक, आप फास्टिंग करते हैं माने क्या करते हैं? आप फास्टिंग करते हैं माने शरीर को अन्न नहीं देते। जब शरीर को अन्न नहीं मिलता तो शरीर, द ऑर्गेनिजम्स, क्या विचार करता होगा? समझ लीजिए कि फास्टिंग है, आज ब्रेकफास्ट नहीं लिया, शरीर राह देखता है, वो मन और आत्मा राह देखता है कि अन्न आएगा, मैं हजम करूंगा, मैं चबाऊंगा। वो नहीं हो रहा है। दोपहर हो जाती है, नहीं मिला, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, अन्न नहीं मिला। ऑर्गेनिज्म क्या कहता है? ऑर्गेनिज्म खतरे में। और जब ऑर्गेनिज्म को लगता है कि ये खतरे में है तो सारे शरीर के वाइटल, सारा चैतन्य एकत्र होता है और ये इकट्ठा हुआ चैतन्य आपको हेल्दी रखता है। अच्छा उपवास करिए दिन भर के लिए, दूसरे दिन सुबह उठिए तो जो फ्रेशनेस, जो हल्कापन आपको अनुभव होता है, जो पॉजिटिव आपको लगता है, वो किसका लक्षण है? वो आपके शरीर का पूरा चैतन्य एकत्र हो गया है। क्यों एकत्र हो गया है? कि ऑर्गेनिज्म को लगा खाना नहीं मिला मतलब ऑर्गेनिज्म खतरे में है, कुछ तो गड़बड़ है। लेट अस बी attentive, let us be alert, and that alertness makes that organism to collect the vitality, and that vitality collected makes you feel light, energetic the second day. वही होता है एक्सरसाइज करने पर। 40-50 मिनट वो ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा है, थिंक ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। अरे आराम करो ना भाई, क्यों 40-50 मिनट दौड़ कर रहे हो? और फिर भी ये अपना दौड़ चालू रखता है, फिर भी ये ब्रिस्क वॉकिंग चालू रखता है। तो ऑर्गेनिज्म को लगता है कि शायद कुछ खतरा है, नहीं तो क्यों ये दौड़ रहा है? शायद कुछ खतरा है, इसीलिए तो जल्दी जल्दी चल रहा है। और यह जो धक्का बैठता है, यह जो शॉक है, वो उसकी पूरी वाइटैलिटी को
पूरे चैतन्य को कंसोलिडेट करता है, एकत्र करता है, और यह कंसोलिडेशन ऑफ वाइटैलिटी कीप्स यू हेल्दी। वही 30-40 मिनट का ब्रिस्क वॉक, एंड आफ्टर इट व्हेन यू टेक अ रेस्ट यू फील लाइट, हेल्दी एंड एनर्जेटिक। दैट इज व्हाई परिश्रम और मिताहार ये ऐसे दो उपाय है जो आपके शरीर को, आपका जो शरीर में ऑर्गेनिज्म जीवित है उसको एक धक्का देता है कि संभालना, संकट आ सकता है, संकट आ सकता है। ऐसे जब देखिए ना, हम परीक्षा के दिनों में जब नोटिस बोर्ड पर एग्जाम के टाइम टेबल लगते थे, कल टाइम टेबल लगा नहीं था तो आराम कर रहे थे, जैसे ही टाइम टेबल लगता है उसी दिन से हम जागना शुरू कर देते, अरे परीक्षा का टाइम टेबल लग गया, अरे ये परिश्रम क्यों कर रहा है, अरे ये लंघन क्यों कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, अभी सजग हो जाना चाहिए। उस प्रकार का ऑर्गेनिज्म को मैसेज देना परिश्रम और मिताहार का काम है, जो केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम कर सकते हैं और हम हेल्दी रह सकते हैं। We have an excellent employee health plans. We built our parking garage 2 miles away from the office. We have an excellent employee health plan. आपके आरोग्य की चिंता हमारा HR डिपार्टमेंट करता है। तो ऑफिस का जो पार्किंग गैरेज है 2 माइल ऑफिस से दूर है, आपको 2 मील चलना पड़ेगा। तो इससे हमें परिश्रम का महत्व ध्यान में आ जाता है, जो लाइफस्टाइल का प्रकार है। हिपोक्रेटिस, इट्स वेरी इंजurious टू हेल्थ to take in more food than the constitution will bear, when at the same time one uses no exercise to carry off this excess. जो श्लोक मैंने आपको नहीं बताया वह था परिश्रम मिताहारो भुगतो अश्विनी सुतो। परिश्रम और मिताहार पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाले अश्विनी कुमार है। ताव अनादृत्य नैवाहम वैद्यम अन्यम समाश्रय, उनका मैं अनादर नहीं करता और उनका अनादर नहीं करता, इसलिए मुझे दूसरे वैद्य की शरण में जाना नहीं पड़ता। वो परिश्रम और मिताहार की बात चरक सुश्रुत वाग्भट में है, वही परिश्रम और मिताहार की बात हिपोक्रेटिस, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, वह भी कहते हैं। इट इज वेरी इंजurious टू हेल्थ टू टेक इन मोर फूड देन द कॉन्स्टिट्यूशन विल बेयर, when at the same time one uses no exercise to carry off this excess. तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से दूर रखने के लिए हमें इनका सहारा लेना पड़ेगा। यदि हम इनका सहारा नहीं लेते तो स्थौल्य से ग्रसित होंगे और फिर तकलीफ हो जाएगी। वही श्लोक है, परिश्रम मिताहारो भुगतो अश्विनी सुतो तावनादृत्य नैवाहम वैद्यमन्यम समाश्रय। इसका जो मोड ऑफ मैकेनिज्म है, परिश्रम शरीर में क्या करता है, मिताहार शरीर में क्या करता है, किस प्रकार वो कार्य करता है, वो मैकेनिज्म ढूंढने के लिए इस साइंटिस्ट को 2016 में नोबेल प्राइज मिला है और उस मैकेनिज्म को नाम दिया है ऑटोफेजी। तो आयुर्वेद की महत्ता किसमें है, हिपोक्रेटिस की महत्ता किसमें है कि उन्होंने परिश्रम और मिताहार को चिकित्सक और सर्जन माना, फिजिशियन और सर्जन माना। कैसे काम करते उनको पता नहीं था। आधुनिक वैद्य, आधुनिक विज्ञान जैसे आगे आगे चलते गया, वैसे इस किसी भले साइंटिस्ट को ऑटोफेजी शोध लगा और उसको उनको नोबेल प्राइज भी मिला। किसको नोबेल प्राइज मिला, आयुर्वेद के सिद्धांतों को नोबेल प्राइज मिला। इस प्रकार यदि हम विचार करेंगे तो हम अच्छी तरह से श्रद्धा युक्त होकर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को दूर रखेंगे। पेशेंट, डॉक्टर, आई डोंट फील वेल, विचार बनते हैं पेशेंट, आई एम नॉट श्योर व्हाई। डॉक्टर सेज आई वांट यू टू मेडिटेट फॉर 20 minutes twice a day, exercise for at least 30 minutes a day, avoid processed foods, eat plenty of organic fruit and vegetables, spend more time in nature and less indoors, stop worrying about things you can't control, and ditch your TV, come back in 3 weeks. Did he prescribe a single medicine? No. What is he prescribing? He is prescribing परिश्रम, मिताहार और कुछ मानसिक विकार कम हो, इस प्रकार के उपाय। तो यही आयुर्वेद के मूल सिद्धांत है
उनको हम साथ में लेकर चलना चाहिए। द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक में क्या लिखा है देखिए, वो वाक्य मैंने आइडेंटिफाई किया है। लिबरमैन proposes that many of these chronic illnesses persist and in some cases are intensifying because of disevolution. Disevolution का मतलब है उत्क्रांति, बुरी उत्क्रांति, a pernicious dynamic whereby only the symptoms rather than the causes of this maladies are treated. ब्लड शुगर बढ़ गई, ब्लड शुगर को कम करने वाले औषध ले लो। ब्लड कोलेस्टेरॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले औषध ले लो। यह तरीका नहीं है चिकित्सा का, यह उत्क्रांति नहीं है, यह विकास नहीं है, यह दुर्विकास है, डिसइवोल्यूशन। और इस प्रकार ट्रीटिंग द ब्लड शुगर लेवल्स, ट्रीटिंग द कोलेस्ट्रॉल लिपिड लेवल्स, दवा लेते हुए इज नॉट रियली द ट्रीटमेंट। इनकी यदि ट्रीटमेंट हमें करनी है तो हमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मॉडिफिकेशन ही करना पड़ेगा, जो आयुर्वेद के ग्रंथों में भली बातें बताया हुआ है। और यदि उतने मात्रा से यदि होता नहीं है तो औषध भी ठीक ढंग से बताए हुए ये विचार हमें ठीक ढंग से करना चाहिए। एंड फाइनली, provocatively, this writer of the book advocates the use of evolutionary information to help nudge, push, and sometimes even compel us to create more salubrious environment or environment है, manage risk factors, take U-turns, नहीं और weight related systemic inflammation। आपको मेटाबॉलिक बैलेंस करना पड़ेगा जो केवल परिश्रम और मितार से होगा, और वही एनवायरनमेंट यदि हम करेंगे तो हम ह्यूमन बॉडी को ठीक ढंग से रख सकेंगे। ठीक, तो इस डिसइवोल्यूशन का, ब्लड शुगर की गोली ले लेता हूं, यह उत्क्रांति नहीं है, यह बुरी उत्क्रांति है, डिसइवोल्यूशन, गलत उत्क्रांति है। कोलेस्टेरॉल की, ब्लड प्रेशर कम करने की गोली ले लेता हूं, नो माय डियर फ्रेंड, दैट्स नॉट द उपाय। वो उपाय अंतिम हो सकता है, लेकिन ब्लड प्रेशर ही ना बढ़े, ब्लड शुगर ही ना बढ़े, ब्लड कोलेस्टेरॉल ही ना बढ़े, इसके लिए जो उपाय करने हैं वो आयुर्वेद में है। एक तो परिश्रम मिताहार, और दूसरी कुछ औषधि जो हम वैद्य के पास जाके ले सकते हैं। सो से नो टू ओबेसिटी, डेड, कोलेस्टेरॉल, ब्लड प्रेशर, ये हमें नहीं करना है। मेटाबॉलिक बैलेंस करना है ताकि हम मैजिक बुलेट से दूर रहे और मैजिक लाइफ से नजदीक। That what is that life? They say it is from birth to death, from birth to death. But what is between B and D? Between D and E is C. So what is C? It is a choice. Our life is a matter of choices. Live well and it will never go wrong. What is that living well? That living well is to follow Ayurvedic principles of life. उसमें परिश्रम आता है, मिताहार आता है, सुदृढ़ता आता है, दिनचर्या आती है, ऋतुचर्या आती है, भले समय समय पर आयुर्वेद की औषधि, रसायन औषधि लेना है। और इस प्रकार यदि हम करते हैं तो व्हाट इज दैट लाइफस्टाइल एक छोटे से श्लोक में दी हुई है। कितनी पंक्तियां हैं श्लोक में? मैंने 4 यहाँ लिखी है, 1, 2, 3, 4। पहली पंक्ति है, व्यक्ति को, पुरुष को हित आहार विहार से भी होना चाहिए। हितकर आहार का और हितकर विहार का सेवन करना चाहिए। आहार हितकर कैसे हो, कभी तो हमने सीख लिया है, निद्रा भी लेनी चाहिए, विहार भी करना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए। समीक्षकारी विशेष हो सकता है, सब विचार जो हम, सब काम जो हम जो करते हैं वो भली बात सोच कर करने हैं। समीक्षकारी विशेषु असक्ता, दारू से, सिगरेट से और इन अन्य अन्य विषयों से, व्यसनों से दूर रहना चाहिए। दाता समाहा, सत्यपरा क्षमावान, चैरिटी करनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए और फॉरगिविंग होना चाहिए। आप्तोपसेवच भवति अरुणः, और आप्तोपसेवी एल्डर्स का
सेवन, अपने एल्डर्स की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो पहली लाइन है शरीर को निरोगी रखने के लिए नित्यम हिताहार न विहार से। दूसरी लाइन है मन को ठीक रखने के लिए समीक्षकारी विशेष हो सकता है। और तीसरी लाइन है आत्मा को ठीक रखने के लिए दाता समा सत्परा क्षमावान आप्तोपसेवी च भवति अरोगा। सो यह होलिस्टिक हेल्थ, not only physical, not only psychological, not only spiritual, but physically, psychologically, mentally and spiritually you should be healthy। तो इसलिए आपको ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे ताकि हम इन विकारों से दूर रहें। तो आहार हो, व्यायाम हो, च्यवनप्राश हो, पंचकर्म हो, आपके डीएनए से काम करते हुए आपको रोग मुक्त रखेगा और आप लोग स्वस्थपूर्ण जीवन जी सकेंगे। देखिए ना 27 में कैसे दिखती है एट द एज ऑफ 27, द वेरी सेम पर्सन एट द एज ऑफ 72। विचार करिए, नंबर्स बदल गए, उल्टे हो गए, तो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ क्योंकि रसायन औषध वही नरोहिताहार विहार से भी समीक्षकारी विशेष हो सकता है दाता समाज सत्य परा क्षमावान आप्तोपसेवच भवति अरोगः। इस प्रकार का जीवन यापन यदि हम करेंगे तो हम आरोग्यपूर्ण दीर्घायु आराम से जी पाएंगे। यस, मुझे पता है स्ट्रेसफुल लाइफ है, सब कठिन हो गया है जीवन, फिर भी यदि हम करेंगे तो विल बी एबल टू फेस दोस डिफिकल्ट कंडीशंस एंड वी कैन आल्सो रिमेन हेल्दी लाइक दिस। शुभास्ते पंताना। थैंक यू वेरी मच। हेलो। धन्यवाद मिलिंद पाटिल सर, डॉक्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। इसके ऊपर अगर किसी को कुछ सवाल है तो सर अभी हम ले लेंगे। नहीं, अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे ओके ओके, क्योंकि स्थौल्य जो दूसरा विषय है वो कम समय में खत्म हो जाएगा। तो यह और वो प्रश्न है मैं एक साथ लेंगे, एक साथ ही ले लेंगे। we can take 5 minutes break. श्योर। पार्टिसिपेंट्स प्लीज सेशन में ही रहिए, 5 मिनट का ब्रेक के बाद हम वापस जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।
Hello. Yes, sir. Can we start? Yeah. Okay. Slide दिसते? हो सर, दिसते. Okay, ठीक. So shall we? Yes, yes. We can start. मित्रों, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इस विषय पर हमने चर्चा की है और 1 घंटा हम शायद बोलते रहे. तो ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यह आपको पता नहीं है ऐसे नहीं है. हम सब लोग जानते हैं कि ओबेसिटी एक बड़ा डिसऑर्डर है, स्थौल्य एक बड़ी व्याधि है जो अनेक व्याधियों का समुच्चय मात्र है. इस प्रकार यदि हम ध्यान में रखेंगे और आयुर्वेद में किस प्रकार के औषध हमें लेने हैं, किस प्रकार की लाइफस्टाइल हमें मेंटेन करनी है, ये यदि हम ठीक ढंग से समझ लेंगे तो हम हमारी लेवल पर, माने डॉक्टर के पास न जाते हुए, हॉस्पिटल का तो विचार ही छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल में आप कभी नहीं जाएंगे. यदि जो डूज एंड डोंट्स और इन औषधों का मैं उल्लेख करूंगा, यदि हम वैद्य की सलाह से लेंगे तो इमरजेंसी तो आ ही नहीं सकती. हम स्वास्थ्यपूर्ण जीवन, दीर्घ काल तक निरोगी जीवन जी सकते हैं, ये मैं गारंटी आपको देता हूं, यदि आप लाइफस्टाइल को बराबर रखते हैं. व्हाट इज दैट लाइफस्टाइल? मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया. रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी हो, शरीर में उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग ठीक हो, और यदि प्रोसेसिंग क्वालिटी युक्त होगी तो आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है, ह्यूमन बॉडी है, जो शरीर है, मन है और आत्मा है, तो आप आराम से दीर्घकाल तक निरोगी जीवन जी सकते हैं. पुनः एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए लॉजिक. क्या लॉजिक है? क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज गुड, ठीक है. प्रोसेसिंग की क्वालिटी अति उत्तम है, तो आपका शरीर, आपका मन जो फिनिश प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का होगा. और वो यदि अच्छी क्वालिटी का होगा तो मन भी, शरीर भी और सामाजिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा. अत्यंत उत्तम स्वास्थ्यपूर्ण जीवन हम आनंद से, खुशी से, उत्साह से जी सकते हैं दीर्घकाल तक, यदि हम लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं. वो लाइफस्टाइल कौन सी है? नित्यम हिताहार विहार सेवी. हितकर आहार, हितकर विहार, ये रॉ मटेरियल हो गया. समीक्षकारी विशेषो सप्ताह, इस प्रकार से आप आपकी प्रोसेसिंग भी ठीक कर देंगे. सब जो भी करेंगे वो ठीक ढंग से विचार करते हुए. और फिर दाता समा सत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवति अरोगा. यह लाइफस्टाइल आपको, ये जो स्लाइड्स है मैं आपको हम सुपुर्द कर देंगे आपको, तो श्लोक कभी भूलना नहीं है. नरो हितार विहार से भी फर्स्ट स्टेप आपको ही लेनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं लेगा. स्लाइड मूव नहीं हो रही है. हेलो, सर नहीं, स्लाइड आगे जा ही नहीं रही है, उसी स्लाइड पर मैं बोल रहा हूँ. ओके सर, थैंक यू. तो समीक्षकारी विशेष हो सकता है, दाता समा सत्य पर क्षमावान, ये जो प्रोसेसिंग है ठीक ढंग से यदि करेंगे तो ओबेसिटी भी नहीं होगी. ओबेसिटी के लिए आयुर्वेद में एक चैप्टर दिया गया है, और जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में कहा कि अति स्थूल की निंदा की गई है, माने हेल्थ ग्राउंड पर तुम बहुत रोगी हो, इस प्रकार का अवेयरनेस चरकाचार्य हम लोगों में पैदा करते हैं. क्यों? क्योंकि यह अति स्थूल व्यक्ति लंबे समय तक जी नहीं पाता. आयुष का ह्रास होता है का मतलब है लंबे समय तक लॉन्जेविटी ठीक नहीं है, दीर्घायु जी नहीं पाता. ताकि ओबेसिटी से एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, डायबिटीज वगैरह, कैंसर जैसे विकार होते हैं तो लंबी आयु हो नहीं सकती. इसीलिए उसको निंदित कहा गया है. जवोपोरोधा,
हम उत्साही नहीं रह सकते, हमारी मूवमेंट्स स्लो हो जाती है, क्योंकि वेट ही शरीर का इतना है कि यहाँ से वहां जाना भी कष्टकर हो जाता है। कृच्छ्र व्यवहारता, यू कांट लिव अ हेल्दी सेक्स लाइफ। दौर्बल्यम माने शरीर बहुत दुर्बल होता है, यू फील टायर्ड वेरी इजीली। दौर्गंध है, शरीर को गंदा आता है। स्वेदाबाद, श्वेत कम या ज्यादा होता रहता है। शुद्ध अति मात्रम, बहुत भूख लगती है। पिपासा, बहुत प्यास लगती है। ये 8 दोष अति स्थूल के हैं, इसीलिए उनको निंदित कहा गया है। सो वी डोंट वांट टू लीव अ लाइफ ऑफ निंदित, एंड देयरफॉर ये 8 यदि दोष हमें नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए, यह इस विषय पर हम ज्यादा बोलेंगे। पहले तो मैं बता दिया है, पहली जो लाइन है, नरो हिताहार विहार सेवी, इस प्रकार की यदि हम करेंगे तो अतिस्थूल नहीं होंगे, और अतिस्थूल नहीं होंगे तो ये निंदित लक्षण नहीं होंगे। देखिए ना, ओबेसिटी के साथ साथ वजन बहुत बड़ा है, वो 100 kg, वो 120 kg वजन, आपके पैर भार वहन नहीं कर सकते, तो आर्थराइटिस हो जाएगा, जॉइंट डिसीज हो जाएगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाएगा, क्योंकि आपके 2 पैर आपका 100-125 किलो का वजन यहाँ से वहां ले नहीं जा सकते, तो उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं और फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाएगा, संधि विकार हो जाएगा। ओबेसिटी में डायबिटीज होता है, क्योंकि अत्यधिक आहार सेवन करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस यदि हो जाता है तो शुगर का उपयोग शरीर कर नहीं पाता। शुगर का उपयोग यदि शरीर कर नहीं पाता तो वह शुगर रक्त में, ब्लड में इकट्ठा होती रहती है, जिसका परिणाम शरीर में डायबिटीज हो जाता है। गॉल स्टोन्स, पित्ताशय में यदि पित्त द्रव न होते हुए स्टोन जैसे बन जाता है तो गॉल स्टोन्स हो जाते हैं। खास करके स्त्रियों में, खास करके ओबी स्त्रियों में, खास करके 40 के ऊपर के आयु में, उन स्त्रियों में गॉल स्टोन होने का चांसेस बहुत रहता है जो ओबेसिटी से। तो ओबीज फीमेल्स अबव 40 डू सफर फ्रॉम गॉल स्टोन्स। सो इन सबको यदि हमें प्रतिकार करना है तो ओबेस वेट लॉस करना ही पड़ेगा। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया माने खर्राटे मारना, स्नोरिंग, और उस स्लीप एपनिया में कभी कभी ऐसा सांस बंद हो जाता है कि वो घातक हो सकता है, तो इसके लिए भी हमें वेट रिडक्शन की तैयारी करनी पड़ेगी। हृदरोग, बात हो चुकी कि लिपिड्स ब्लड वेसल में इकट्ठा हो जाएंगे तो हार्ट डिसीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ जाते हैं। यू डोंट फील हेल्दी, you don't feel happy, you don't feel pleasant, okay, and you are recognized as a निंदित व्यक्ति, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बिगड़ जाती है। इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी के साथ साथ एक स्त्रियों का पीसीओएस नाम का विकार जाता है, जिसमें पीसीओएस की लड़की या स्त्री फैट होती है और इनफर्टाइल होती है, तो बच्चा नहीं होता। न केवल स्त्रियों में ओबेसिटी से स्पर्म काउंट भी बढ़ता नहीं है, तो पुरुष का भी वंध्यत्व जो है, मेल इनफर्टिलिटी है, वो भी उत्पन्न हो जाती है। फिर से कैंसर, और फिर गाउट, अगेन संधियों का विकार है, जिसमें शरीर के यूरिक एसिड, प्रोटीन का पचन ठीक नहीं होता है तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो गाउट होता है। एक सेंट्रल डिसीज स्थौल्य, और वह किन किन रोगों का कारण हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो 10 स्लाइड में दिखा है, इसलिए अनेकानेक विकार ओबेसिटी से होते हैं, यह ध्यान में रखिए। उन अनेकानेक विकारों की चिकित्सा यदि हमें करनी है, प्रिवेंशन यदि करना है, तो हमें ओबेसिटी को ठीक ढंग से प्रतिकार करना चाहिए, और जो प्रतिकार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होगा
और इनके लिए क्या औषध लेने हैं, किस प्रकार का जीवन जीना है, वो परिश्रम और मिताहार तो है ही है, लेकिन हम औषधों की थोड़ी बात करेंगे जो हम घर में ले सकते हैं। कठिन है, श्लोक है, लेकिन इसमें काफी डूज एंड डोंट्स है। आप ध्यान से सुनिए। वातग्नानि अन्न पानानि श्लेष्म मेदो हराणी च। किस प्रकार का अन्नपान लेना है? तो मेदोहर, चर्बी कम, तो हाई कैलोरी डाइट आपको लेना नहीं है। इन श्लोकों में स्पष्ट है, लिखा हुआ है कि डाइट कंट्रोल करना है। फिर आप वैद्य के पास जाकर बस्तियां भी कर सकते हैं, उद्वर्तन भी कर सकते हैं रुक्ष औषधों द्वारा, ताकि आपका चर्बी, आपका फैट डिपॉजिट कम हो। कुछ औषधि दी हुई है जिसमें प्रधान औषध है त्रिफला। त्रिफला का उपयोग हम भली भांति कर सकते हैं, और गुड़ूची का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक, खाने पीने में क्या हो, तो तकरार हमें ज्यादा लेना है, क्योंकि ओबेसिटी उससे नहीं होती। दूध से, दही से, घी से ओबेसिटी होती है, तो आपको तकरारिष्ट का उपयोग करना है और मधु का उपयोग करना है। फिर यहाँ जो एक शब्द है यव आमलक चूर्णम च, यव माने बार्ली। ठीक है, आजकल ओट्स वगैरह खाने की जो प्रथा चली है, वो ओट्स हजम होने के लिए कठिन होते हैं, और दूसरा उसमें कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। इसीलिए यव, बार्ली, ओट्स का हमें उपयोग हमारे आहार में सदा होना चाहिए। सो दूध से परे, दही से परे, घी से परे तकरा का उपयोग हम कर सकते हैं, बार्ली, ओट्स का उपयोग कर सकते हैं, और फिर आवड़ा, त्रिफला, गुड़ूची, शुंठी, इन औषधों का यदि हम प्रयोग करेंगे तो हम ओबेसिटी से ग्रस्त नहीं होंगे, हमारा वजन कम हो जाएगा। इस लाइन में जो श्लोक है, औषध बताए गए हैं, आप लोग वैद्य की सलाह से ले सकते हैं, जिसमें शिलाजतु का उल्लेख है, जिसमें दशमूल का उल्लेख है, बिल्वादि पंचमूलों का उल्लेख है, वो हम वैद्य के पास, वैद्य की सलाह से लेंगे। लेकिन जो आहार हमें करना है उसमें मूंग की दाल होनी चाहिए, उसमें कुड़ित यदि हम लेते हैं तो, और फिर आंवला, त्रिफला, और भोजन के बाद कफ का नाश करने वाला मधु जल के साथ लेना चाहिए। इस प्रकार कुछ अच्छा अरिष्ट, मैं यहाँ नाम भी बता दूंगा, द्राक्षारिष्ट यदि हम भोजन के बाद लेते हैं तो मेद का, मांस का, कफ का नाश होता है, और वो अतिस्थौल्य कम करने के लिए काम करता है। इस प्रकार यदि हम करेंगे तो हम ओबेसिटी से दूर रहेंगे, मेद इकट्ठा नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, अथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा, और उसी के साथ साथ सोते नहीं रहना चाहिए, जागरण करना चाहिए। फिर व्यवहार के लिए, व्यायाम के लिए बात की गई है, और निश्चिंत नहीं होना चाहिए। भारी पेट, हाथ में रिमोट कंट्रोल, सामने टीवी, ये चिंता का बिल्कुल विचार ही नहीं है। तो स्थूल की चिकित्सा यदि आप करने चाहते हो तो इन सब उपायों को आपको दैनंदिन जीवन में लेना चाहिए। उसमें फॉलो करने लायक क्या क्या है? परिश्रम और मिताहार, पंचकर्म आप वैद्य के पास जाकर कर सकते हैं, उद्वर्तन आप वैद्य के पास जाकर कर सकते हैं, आप गुडुची का सेवन कर सकते हैं, आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, आप तक्र और द्राक्षारिष्ट का सेवन कर सकते हैं, भोजन के बाद मधु का पीना, और फिर बार्ली, ओट्स जैसे आहार पदार्थ का उपयोग, शिलाजतु वगैरह वैद्यों की सलाह से ले सकते हैं। और इस प्रकार यदि हम अपना जीवन व्यवहार में लाते हैं ये सारी, तो हम ओबेसिटी से दूर रख सकते हैं। द बेस्ट डाइट फॉर ओबीज एंड लीन पर्संस इज गुरु और अपतर्पण। पचने के लिए तो कठिन हो और कैलोरीज भी न दे, इस प्रकार का हो बार्ली फूड, उस प्रकार के ओट्स हमें लेना चाहिए। फिर से टाइटल में क्या लिखा है? बेस्ट डाइट फॉर ओबीज
हजम होने के लिए कठिन और कैलोरीज भी न देने वाला वो ओट्स है, वो बार्ली है, वो इस प्रकार का अन्न है। चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति, ये आपको इस प्रकार का डाइट लेना चाहिए। मतलब किस प्रकार का डाइट नहीं लेना चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, घी, कोसों दूर रहना चाहिए, बिकॉज वो लिपिड युक्त है, नरिशमेंट ज्यादा करता है, तो वेट बढ़ाएगा। इस प्रकार यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम आइडियल बॉडी प्रोपोर्शन में रहेंगे। सममांस प्रमाणस्तु, इक्विलिब्रियम, मेजर में मांस है। समसहननो नराहा, हमारा जो सहनन है, कॉम्पैक्टनेस है धातुओं का, शरीर के अंगों का, मसल्स का, वो कॉम्पैक्ट हो। दृढ़ेंद्रियो, माने हमारी इंद्रियां अच्छी है तो हम विकारों की चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है। क्षुद पिपासा आतपसाहा, इस प्रकार का यदि हमारा शरीर हो तो हम क्षुधा सहन कर सकते हैं, पिपासा सहन कर सकते हैं, व्यायाम सहन कर सकते हैं, बराबर हम अन्न का हजम करेंगे, बराबर पचन करेंगे, और इस प्रकार हमारा बॉडी शेप में रहेगा। सममांसचयो मतः, शेप में रहेगा माने सममांसचयो मतः, माने हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो ओवरवेट नहीं है, 25 से भी नीचे है। इस प्रकार का यदि होता है तो हम स्थूल नहीं है, और वो न होने के लिए हमें इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत छोड़ दीजिए, बट देन पहली लाइन परिश्रम मिताहार, बस्ती वगैरह लेना है तो वैद्य के पास जाना पड़ेगा। अब त्रिफला रोज के सेवन में रख सकते हैं। बार्ली ओट्स, आवड़ा, शिलाजतु, मैं द्राक्षारिष्ट का आपको रिकमेंड करूंगा। अतिस्थौल्य विनाशाय, ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए ये सब हम डे टू डे कर सकते हैं। ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो अवश्य आयुर्वेद के तज्ञ की हम सलाह ले सकते हैं। योगा बड़ा मस्त है। कुछ दिन पहले, माने 2-3 महीने पहले, मैं एक फंक्शन में भाग ले रहा था। फंक्शन होने के बाद ऑफकोर्स डिनर की व्यवस्था उन लोगों ने की हुई थी, और वहां अत्यंत स्थूल व्यक्ति, फिर से मैं कहता हूँ, वहां अत्यंत स्थूल व्यक्ति हमारे साथ थे, और सबसे ज्यादा भोजन उन्होंने किया, वो तो मैंने देखा। और आई वाज, मतलब अचंभित सा रह गया कि क्या हो रहा है। और जब डेजर्ट लेने की बात आई तो उसी व्यक्ति का पूरा थाली भिन्न भिन्न डेजर्ट से पूरा भरा हुआ था। एंड मजाक में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब खा तो सकता हूँ ना? तो मैंने बोला आपने तो चूज ही कर लिया है खाने का। यह इसलिए हो रहा है कि चित्तवृत्ति निरोध जो योगा से होता है वो कर नहीं पा रहा है। सामने इतनी खाने की चीजें, उसको ना कहना, उसको जम नहीं रहा है। तो स्थूल व्यक्ति के ट्रीटमेंट के लिए मैं योगा प्रैक्टिस अवश्य रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि केवल व्यायाम से चित्तवृत्ति निरोध नहीं होता। व्यायाम तो करना ही है, ये तो कंट्रोल करना ही है, बट देन योगा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, और योगा नियमित ढंग से करना चाहिए, क्योंकि योगा प्रैक्टिस से न केवल शारीरिक शक्ति बढ़ती है, लेकिन मन के ऊपर एक अच्छा परिणाम होता है, जो परिणाम आपको स्वस्थपूर्ण आयु जीवन करने के लिए आपके चित्त के वृत्तियों का निरोध करता है। क्योंकि आराम करूंगा, भोजन बहुत करूंगा, ये जो अपत्य हम करते हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, चित्त की वृत्तियों को निरोध नहीं कर पाते, इसलिए करते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर दैट पर्सन कि फुल भोजन करने के बाद जब डेजर्ट लेने की समय आया तो पूरा थाली उसका भिन्न भिन्न डेजर्ट से भरा पड़ा था, और फिर वो खा भी गया बेचारे, क्योंकि वो योगा करता तो उसको उतना कंट्रोल करने की ताकत आ जाती। तो योगासनास फॉर मैनेजिंग ओबेसिटी, यह प्रज्ञा योग के नाम से प्रसिद्ध है, और वह हमें करने चाहिए। वो सूर्य नमस्कार हो या भिन्न भिन्न योगासन हो, इनसे हमारा ब्रेन, हमारा मन ठीक ढंग से रहता है,
चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है और हम केवल पथ्य पालन करते हैं, अपत्यों से कोसों दूर रहते हैं, और इस प्रकार रहेंगे तो हम ओबेसिटी से भी दूर रहेंगे। सो माय फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और एक ओबेसिटी की चिकित्सा और उसके प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिए। आपको कुछ प्रश्न होंगे तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। घड़ी भर के लिए आप धन्यवाद सर। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपके क्वेश्चंस। यस, जागृति जी आप पूछिए, आपका हैंड रेज है। जी, थैंक यू सर वंस अगेन। आपसे हमेशा ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। एक आपने जो बताया था कि मेरे पास में 3 क्वेश्चन है सर। हाँ, पूछिए। जी, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि भूख ज्यादा लगती है और मेरा जो BMI है वो भी एक सेकेंड मैंने लिखा है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बाद में पूछती हूँ। मेरा मेटाबॉलिज्म जो है ना वो लो है, बट मुझे भूख ज्यादा लगती है, तो ये इसका कनेक्शन क्या है सर? ठीक, आपका मेटाबॉलिज्म लो है, आपको किसने कहा है? ये मेरा रिपोर्ट्स में है। रिपोर्ट में है। ब्लड शुगर और लिपिड्स वगैरह बढ़े हुए हैं? लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल 220 है। ओके, कोलेस्ट्रॉल ठीक है। जी, और ब्लड शुगर वगैरह नॉर्मल है। नॉर्मल है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो सकता है। आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की और ओबेसिटी की? है सर। है, तो या। शायद तो जेनेटिक एंगल है। उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने, उसको विरोध करने के लिए हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन ले सकते हैं। जी, जो मैंने औषधों का उल्लेख किया ना, त्रिफला है, गुडुचि है, शिलाजतु है, उनका उपयोग आप वैद्य की सलाह से कर सकते हैं। वैसे अत्यंत साइड इफेक्ट फ्री ये औषधें रहती है, तो आप ले सकते हैं। फिर भी वैद्य की सलाह से गुगुलू वगैरह उनके साथ लेती है तो मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाएगा। और ये बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा व्यायाम दैनंदिन प्रैक्टिस में होना चाहिए और मिताहार आपको करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। सेकंड क्वेश्चन आपके ही आंसर से रिलेटेड है। त्रिफला को कैसे लिया जाए? त्रिफला को हम चूर्ण के रूप में 1 से 2 ग्राम खाली पेट यदि ले तो अच्छा रहेगा, और आप तो सोते समय गुनगुने जल से लेंगे तो भी ठीक रहेगा। ओके। और गुडुचि मतलब गिलोय है सर? गुडुचि मतलब गिलोय। और उसका सेवन वो भी सेम एम्प्टी स्टमक? हाँ, वो भी उसी ढंग से कर सकते हैं। गुडुचि की एक संचमनी वटी नाम की गोली मिलती है, वह 3-4 गोली ले सकती है। ओके। और आपने मधु कहा, मधु मतलब हनी है? मधु माने हनी। यस। भोजन के बाद पानी के साथ 2 चम्मच हनी डाल के यदि पीती है तो आयुर्वेद में हनी को कफ शामक ऐसा कहा गया है। ये जो विकार है स्थूल्य आदि संतर्पण जन्य विकार, ये कफ बढ़ने से होते हैं, तो ऐसे को कफ की शमन औषधि मधु के रूप में हम यदि नित्य लेते हैं तो कफ के विकार जो स्थूल्य है वो नहीं होगा। ओके। और शिलाजीत आपने कहा? शिलाजीत तो आप वैद्यों की सलाह से ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल उसके टैबलेट्स अवेलेबल। हाँ बिल्कुल, बट देन मैं आपको त्रिफला बिना वैद्य की सलाह ले सकती है, गुडुचि ले सकती है, बट देन व्हेन इट कम्स टू शिलाजीत सेवन आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। जी सर। और मेरी कफ प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, मतलब मैंने दूध पी लिया तो फिर कफ हो जाता है, शुगर खा ली तो कफ हो जाता है। ओके, कफ होता है माने क्या होता है? आई गेट अ ट्रांसपेरेंट दैट म्यूकस। म्यूकस, हाँ ठीक है। तो आप त्रिफला वगैरह का प्रयोग यदि नित्य करने लग गई ना तो ठीक रहेगा। और दूध से तो आपको दूर रहना चाहिए। जी सर। आग भी ज्यादा खट्टा ना हो। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू सर। गौरव चंद्र जी आपका हैंड रेज है। नमस्ते। नमस्कार सर, आपने जो बोला दोष 8 प्रकार का है, क्या? दोष 8 प्रकार का दोष है? हाँ, ओबेसिटी में। हाँ, वो क्या क्या हेलो, आगे
आपका क्वेश्चन दो- पूछिए। दोष जो 8 प्रकार का दोष है वो क्या क्या है? हाँ, वो जो दोष 8 प्रकार के, आप उनसे त्रिदोषों से मिला मत रखिए। वो दोष माने ये सिम्टम्स है स्थौल्य नाम के डिसीज के, इस प्रकार को आपको बोलना है। यदि आप उस दोषों का अर्थ वात पित्त कफ ऐसा करते हैं तो वैसा नहीं है। हम्म, मैं आपको दोष दिखा देता हूं। आयु दीर्घ काल तक न जी पाना, आयुषो रासाहा, जवोपोरोधा, माने आप उत्साही नहीं रहते, आपको यहाँ से वहां दौड़ना है तो वो जमता नहीं है। यू फील अनेबल टू मूव अराउंड। फिर तीसरा दोष है, दोष का यहाँ मतलब है वात पित्त कफ नहीं, दोष का यहाँ मतलब है कि लक्षण होते हैं अतिस्थूल के। सेक्स नहीं हो पाता, यू आर टायर्ड इजीली, फिर श्वेत का गंधा आता है, भूख अति लगती है, पिपासा ज्यादा लगती है। आप कभी भी स्थूल व्यक्ति को देखिए तो उनको खाना रोक नहीं पाते, जो मैंने उदाहरण दिया आपको, इतनी भूख लगती है कि रोक नहीं पाते अपने आप को। उसी प्रकार पिपासा, बहुत प्यास भी लगती है। ये 8 दोष है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, पूछना था, द्राक्षारिष्ट का आपने उल्लेख किया, तो उसका सेवन कैसे किया जाए? द्राक्षारिष्ट, हाँ, तो द्राक्षारिष्ट एक उत्तम कफशामक औषध है। ठीक है, अरिष्ट के रूप में यदि हम लेते हैं तो कुछ अरिष्ट हम वैद्य से भी पता कर सकते हैं, लेकिन एक द्राक्षारिष्ट ओबेसिटी रिलेटेड जो पैथोलॉजी शरीर में होती है ना, उसके लिए काफी हितकर है। अच्छा, वो भी एम्प्टी स्टमक और गुनगुने पानी में लेना भोजन होगा? के वो अरिष्ट जब कभी लेते हैं तो भोजन के पश्चात लेते हैं। अच्छा, धन्यवाद। जागृति जी, आपका हैंड रेस है। लक्ष्मी जी पूछिए आपका सवाल। Yeah, Namaskar, doctor. नमस्कार। You mentioned bilva, I think somewhere in one of the shlokas. Yeah, Bilva is right. How is that consumed, doctor? हाँ, नहीं, बिल्व के लिए, हाँ, हमारे जो मेरा जो लेक्चर है तो बिल्व कैसे कंज्यूम किया जाता है। बिल्व कंपाउंड एक इंग्रेडिएंट होने वाला एक दशमूल करके है, तो दशमूलारिष्ट बाजार में मिलता है, वो हम ले सकते हैं, जिसमें बिल्वा आदि पंचमूल वगैरह भी वहां बात की गई है, वो सारे आते हैं और वो अत्यंत वातशामक होते हैं। But the real the leaf that you get in the market, with which we do abhishek and all, that cannot be consumed directly. हाँ, क्योंकि वो क्वालिटी का मिलता है, नहीं मिलता है, साल भर मिलता है, नहीं मिलता है, पता नहीं मुझे। लेकिन दशमूल नाम का एक औषध है जिसमें बिल्व एक इंग्रेडिएंट है, तो दशमूल अरिष्ट जो है वो अरिष्ट के रूप में यदि हम लेते हैं तो ओबेसिटी में खास करके लाभ ज्यादा मिलता है। थैंक यू डॉक्टर। जागृति जी पूछिए आपका सवाल। उसके बाद गौरव चंद्र जी, आपका फिर से सवाल है, हैंड रेस है आपका। गिलोय का 2 प्रकार मिलता है, तो ओरिजिनल कौन सा है? कौन सा 2 प्रकार का मिलता है? जो गुरुची बताया, हाँ, का 2 प्रकार का बोलते हैं। नहीं, एक ही प्रकार की गुरुची मिलती है। नेशनल न्यूज में दिखाया था एक जो नहीं, जो हम गिलोय करते हैं, गुरुची करते हैं, वो एक ही प्रकार की होती है। आप वैद्य की सलाह ले सकते हैं। नेशनल न्यूज में दिखाया था 2 प्रकार का है, एक ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट है वो ज्यादा मिलता है बाजार में और उसमें लिवर का प्रॉब्लम होता है। हाँ, अच्छा, वो आप न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि नेशनल न्यूज में दिखाया था। हाँ, बिल्कुल मुझे पता है, वो गलत रिपोर्ट था। अच्छा, जो रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में आए थे या साइंटिफिक जर्नल्स में आए थे कि गुडुची देने से लीवर डिसऑर्डर्स होते हैं, ये शायद अनसाइंटिफिक स्टडीज थी, तो उससे थोड़ा सा लोगों का भ्रम हो गया था, लेकिन ऐसा है नहीं। गुडुची लीवर के लिए सबसे अच्छी दवा है।
ठीक है। जागृति जी, आपका सवाल है तो पूछ लीजिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर जो गुडुची की बात कर रहे हैं तो हमारे वहाँ लगती है गिलोय। सो उसकी जो स्टिक्स होती है मतलब स्टेम, उसका कितना पोर्शन मतलब उसका जूस निकाल के पीते हैं ना? गिनी आप यदि स्टेम आप फ्रेश लेती है, पाउडर ड्राई पाउडर नहीं लेती है तो वो भी ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पूरी लगी हुई है बेल उसकी। आपको खातरी है कि वो गुडुची है? यस सर, उसका साइन है ना, वो काटने से अंदर सुदर्शन चक्र निकलता है। तो आप ले सकती है ना उसमें। ओके, यस सर, थैंक यू। ठीक। पर उसका किस मात्रा में सेवन होना चाहिए? इस मात्रा में इसी 3-4-5 ग्राम तक की मात्रा में, वो गीला होता है तो थोड़ा ज्यादा लेने से भी कुछ कष्ट नहीं होगा। क्योंकि गर्म भी होती है ना वो। नहीं, गुडुची ठंड होती है। ओके ओके, थैंक यू सर। पित्त शामक है। ओके, थैंक यू सर। स्वाति दंडा नाइक जी, पूछिए आपका सवाल। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। डाइट कंट्रोल कैसे करना चाहिए? माने आपका प्रश्न मुझे समझा नहीं। डाइट कंट्रोल कैसे करना चाहिए माने लो कैलोरी, ओबेसिटी के बाद संदर्भ में यदि आप पूछ रही है तो लो कैलोरी के डाइट्स लेने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बार्ली है, ओट्स है, और फिर मूंग की दाल है वगैरह वगैरह। राइस टालना चाहिए, दूध की चीजें टालनी चाहिए, दही आदि टालना चाहिए, तकरा हम ले सकते हैं। ओके। और ओट्स मात्रा भी कम होनी चाहिए। ओट्स के बारे में आपने कहा था कि वो डाइजेशन के लिए हार्ड है थोड़ा। हाँ, इसीलिए क्या है कि ओबेसिटी के जो हमने दोष बताए उसमें बहुत भूख लगना एक दोष है। ठीक, बहुत भूख लगने पर यदि आप बहुत राइस खाएगी तो कैलोरी ज्यादा जाएगी। हमें मिताहार करना है, माने डाइट कंट्रोल करना है। तो भूख लगती है, वो ओट्स के गुरु होने से शांत होती है और कैलोरीज भी नहीं मिलती। इस प्रकार का विविध लाभ उसमें होता है, तो बार्ली ओट्स सुझाए गए। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा एक और क्वेश्चन जो मुझे भूल गया था, कैन आई आस्क? हाँ, प्लीज गो अहेड। या सर, जैसे आपने कहा कि ये जो आहार जो हम ले रहे हैं मतलब हमें बार्ली वगैरह लेना चाहिए। बार्ली फिर भी गेहूं है तो उसमें ग्लूटेन हो सकता है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, इस प्रकार के धान भी हम ले सकते हैं। हाँ, मतलब जैसे मिलेट में है तो कौन सा मिलेट बेस्ट है लेने के लिए? मिलेट्स आप न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर सकते हैं, वैद्य जी से बात कर सकते हैं। ओके सर। अगर और किसी के सवाल है तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर किरण, वैद्य किरण, यदि कुछ ऐड कर सकते हैं तो। अंबेकर सर। ये ज्वार, बाजरा, नागली, ये जो है मिलेट्स की पार्ट्स है। उसके साथ में वरी जो है, जिसको सामा भी बोलते हैं, सामा जैसे जो धान्य है, सामा और वरी अलग है। तो ये इसका विचार भी हम हमारे रेगुलर फूड में कर सकते हैं। तो जो मिलेट्स है, तो मिलेट्स का फायदा है कि उसमें फाइबर ज़्यादा रहता है और उसमें कुछ एंजाइम्स और ये रहते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स, जिसका फायदा हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मिलेट्स लेना अच्छा है, ऐड कर सकते हैं। और क्या प्रश्न था? ये जो मिलेट्स का आजकल जो चल रहा है वो आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है, ये आप ध्यान में रखिए। आयुर्वेद में स्थूल धान्य और क्षुद्र धान्य ऐसे दो वर्ग है। क्षुद्र धान्य सब आज मिलेट्स नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं। दोनों भी धान्य लेने जैसे हैं, दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है आहार में, वो उनका लाभ लेना चाहिए। लेकिन वो अपने को किस तरह से वो लेना चाहिए, वो हम अपने अग्नि और अपना हमारा जो व्यवहार है उसकी तरफ से करना चाहिए।
लेकिन नॉर्मल सब जो धान्य है वो एक्चुअली कम लगते हैं। गेहूं जो है या चावल जो है, इसके अलावा ये जो मिलेट्स है उनकी मात्रा कम होती है, क्योंकि फाइबर ज़्यादा होता है तो पेट जल्दी भर जाता है। तो ये सोचना चाहिए कि कितना खाना चाहिए। तो मिलेट है इसके लिए, और क्षुद्रधान्य कहते हैं इसके लिए, वो बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। सही बात। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी हम मिलेट्स ऐड करते हैं तभी सोच के और किसी से पूछ के करना चाहिए, जिससे लाभ अधिक हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। लक्ष्मी जी आपका सवाल पूछिए, उसके बाद में निमेश दमानिया जी। या डॉक्टर दी, ये जो पंचकर्म जो होता है, वुड यू रेकमेंड इट एज अ रूटीन बॉडी मेंटेनेंस थिंग, या वो कोई डिसीज्ड कंडीशंस में ही वी हैव टू अप्रोच द डॉक्टर्स? पंचकर्म एक फैड जैसा भी हो गया है, एंड वो मतलब फैशन फैड जैसे, स्पा जैसे हो गया है, ऐसे मुझे लगता है कभी। तो उस और what ages would you recommend youngsters जो 30 एज के 40 एज के to go for this annual maintenance panchakarma treatment centers? तो ये इसमें बड़ा confusion है, whether it is a medical treatment or is it a maintenance treatment or is it something, you know, beauty spa जैसे internal beauty के लिए कर सकते हैं। तो what are your thoughts, doctor? ठीक, मैं मेरे ओर से कुछ कहूंगा, फिर अम्बेकर जी को उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। देखिए, त्रिदोष से डिसइक्विलिब्रियम से व्याधि होती है। यदि त्रिदोष का जो डिसइक्विलिब्रियम है वो माइल्ड मॉडरेट स्तर पर रहता है तो हम शमन औषध से काम करा ले सकते हैं। और शमन औषध से फिर ये त्रिफला, त्रिकटु, द्राक्षारिष्ट वगैरह जो बातें मैंने की, वो शमन औषधि है। लेकिन बहुत मात्रा में यदि दोष बढ़ गए हैं तो उनको शरीर से निकाल देने के लिए शोधन नाम की चिकित्सा करनी पड़ती है, जो पंचकर्म के अंतर्भूत होती है। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए पंचकर्म करना चाहिए, स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए वैद्य की सलाह से, और ऋतु के अनुसार हम कर सकते हैं। लेकिन यदि स्थौल्य काफी बड़ा हुआ है तो कुछ कर्षणीय बस्ती मिलती है। कर्षणीय बस्ती माने वेट रिड्यूसिंग बस्ती, वो करने में कोई हर्ज नहीं है। रही बात स्पा वगैरह की, तो शोधन के रूप में पंचकर्म यदि हम वैद्य की सलाह से आयुर्वेद की प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए यदि करते हैं तो एक अच्छा उपाय है। अम्बेकर जी। पंचकर्म का उपयोग हमारे मेंटेनेंस के लिए और ट्रीटमेंट दोनों की दृष्टि से हम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, इसके लिए वैद्य की सलाह इसमें आवश्यक है। बिल्कुल, मुझे अभी हमारे क्लिनिक में आते हैं, हमें पंचकर्म करना है, उस तरह से दैट इज नॉट इनकरेज। तो पहले आपको पंचकर्म की जरूरत है क्या, ये सोच के उसके ऊपर विचार होना चाहिए, बाद में पंचकर्म कर सकते। लेकिन जैसे आज विषय है कि जहाँ दोष बढ़े हुए हैं, हम हमारी जिंदगी ठीक तरह से जी नहीं रहे हैं, स्थौल्य बड़ा है या तो दोष बढ़े हुए हैं, इसमें हम पंचकर्म करना, इसमें फायदा है। लेकिन कौन सा करना चाहिए और कौन से ही ऋतु के अनुसार कौन सा करना चाहिए, इसका विचार जो है वैद्य बताएगा। और हमारी इसमें बाद में पंचकर्म का पूरा विचार फिर से आने वाला है, इसमें और भी इसमें विवरण मिल जाएगा, जिससे इस प्रश्न का उत्तर और डिटेल में मिल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। वैसे पंचकर्म आयुर्वेदोक्त विचार चिकित्सा पद्धति है, उसका यदि व्यापारीकरण होता है तो फिर अच्छे वैद्य के पास जाना ही एक मार्ग हमारे पास खुला रहता है। थैंक्स डॉक्टर। निमेश जी। Yes, namaste doctor. Just wanted to know, sir, what is the ideal frequency like to have a meal in a day? There are a number of like different school of thought in that. जो आइडियल फ्रीक्वेंसी आयुर्वेद में बताई गई है वो ट्वाइस अ डे है, द्विभुक्तः, 2 बार भोजन। Okay.
So it should also तो be ये जो like before ये जो sunset. ब्रेकफास्ट है, फिर लंच है और फिर प्री डिनर स्नैक्स है, वो आयुर्वेदोक्त नहीं है ऐसे मैं समझता हूँ। Okay, okay. So and also it should be before sunset, like? हाँ, संभवतः ज्यादा Right. यदि पॉसिबल है तो। ओके और सर मतलब मैंने ऐसे कुछ एक दो आर्टिकल्स भी पढ़े हैं जो लाइक इफ देयर इज अ लेसर फ्रीक्वेंसी मींस लाइक ऑफ मील इज बीइंग हैविंग देन लाइक देयर आर डायबिटीज के भी चांसेस कम हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, द नंबर ऑफ टाइम्स द शुगर इज टेकन इनसाइड द बॉडी द इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। ऐसा कुछ है सर रिलेशन उसका? नहीं, ऐसा कुछ बिना मात्रा कम होनी चाहिए, इतना ही है। ओके सो सर मतलब अगर हम 2 बार लेंगे तो ऑब्वियसली लाइक क्वांटिटी बढ़ जाएगा एट अ टाइम फूड का? नहीं, तो कम क्वांटिटी में ही लेना है ना, अल्प मात्रा में ही लेना है। ओके ओके। जब हम कहते हैं मिताहार, तो मिताहार मतलब अल्प मात्रा में। ओके, ऑप्टिमम क्वांटिटी। ओके ओके, थैंक यू सर। ये जो 2 टाइम्स मील से 3 टाइम्स का स्विचिंग, हाउ डिड इट हैपन डॉक्टर इन भारत? ये is it just media propaganda या because I've seen my grandparents have only 2 meals. या मेरा बचपन तो गांव में विलेज में गया है। वहाँ के सब ग्रैंड पेरेंट्स सुबह खाना खा के जाते थे, शाम को आने पर खाना खाते थे। तो ये ब्रेकफास्ट की जो अभी देखिए बम्बई में रहते हैं, दूर ऑफिस में जाते हैं तो ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, फिर लंच टाइम होता है, फिर लेट घर आते हैं, फिर डिनर होता है। तो शायद वो भी ठीक है, यदि हम अल्प मात्रा में लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं। 3 से 4 भी हो गया एक कहीं पर, मैं देखती हूँ कि वो टिफिन भी होता है बीच में। तो बिल्कुल बिल्कुल ये बट अगर एक सोशल फिनोमिनन है तो इसको अपोज करके कंट्रोल करना यही तो कारण है ओबेसिटी और डायबिटीज बढ़ने का। ये जो डायबिटीज और ओबेसिटी में जो पेशेंट की संख्या में जो वृद्धि हो रही है ना, वो 45 डाइटरी हैबिट्स वही है। और स्वीट्स खाना, मिठाई खाना, ये सब चल रहा है। फास्ट फूड, ये सब रिच कार्बोहाइड्रेट फूड से। सॉल्ट और शुगर की अधिक मात्रा में सेवन हो, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसमें नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स ही ज्यादा रहता है। जानबूझ के हम प्रोटीन सेवन करें ऐसा कुछ नहीं होता। आयुर्वेद के शाम को भी सैंडविच खाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, सुबह अगर सैंडविच खाते हैं तो भी कार्बोहाइड्रेट्स ही आ गए। या तो चावल खाओ या गेहूँ खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स ही ज्यादा है। तो नॉर्मली प्रोटीन ज्यादा खाने के लिए हमारी जिह्वा हमें बताती नहीं है, तो जो सामने आता है वो खाते हैं। तो नॉर्मली सॉल्ट और ये बढ़ता है, तो हमें अभी मालूम है कि मधुर अम्ल लवण से पोषण बढ़ता है, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में दूषण का प्रभाव बढ़ेगा, संक्रमण बढ़ेगा। Sir, salt and sugar, can these be addictive in some ways that it changes the body's chemistry और हमें बहुत वो addictive feel होता है कि उसके बगैर नहीं रह सकते? Sugar is addictive. Salt and sugar, दोनों मतलब in combination it is different thing, but sugar is addictive, one of the addictives. Cravings हो जाता है that you cannot do without, जितना भी हम लोग mentally भी determine कि नहीं लेंगे, but you want that चाय में sugar या one little craving of sweet after lunch. तो चॉकलेट लेने की, आइसक्रीम खाने की क्रेविंग जो रहती है ना, वो शुगर की रहती है, सॉल्ट की नहीं। या खास करके जिन व्यक्तियों में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है उनको एक क्रेविंग्स अधिक रहते हैं। सर एक क्वेश्चन था, लाइक
Sir, I have read regarding the main root cause behind all this lifestyle disorders are like endothelial dysfunction. So like how it like relates in the layman language? इसको आप कॉज नहीं कर सकते, इसका मेन कॉज तो स्ट्रेसफुल लाइफ है। ओके ठीक है, और देन स्ट्रेसफुल लाइफ हमें इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त करती है, और उसके कारण एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है। एंडोथेलियल डिस्फंक्शन का मतलब है कि ब्लड वेसल के अंदर का जो स्तर रहता है उसे एंडोथेलियल कहते हैं, एंडोथेलियम कहते हैं। उसमें फिर लिपिड्स, फ्री रेडिकल्स बढ़ना, उसमें डैमेज आ जाता है और उसमें डिस्फंक्शन आ जाता है। ये धीरे 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 फिर कोलेस्टेरॉल जमा होना, लिपिड का एक्यूमुलेशन होना, अथेरोस्क्लेरोसिस होना में परिवर्तित होता है। और एंडोथेलियल डिस्फंक्शन देखिए, एक संस्कृत में अंग्रेजी में कहावत है, यू आर एज ओल्ड एज योर आर्टरीज। तो आर्टरी यदि यंग है, साफ सुथरी है, नहीं है, तो आप यंग है। यदि वो आर्टरी खराब है, अथेरोस्क्लेरोसिस से भरी हुई है, लिपिड से भरी हुई है, तो आप ओल्ड है। फिर यदि यंग लड़का अथेरोस्क्लेरोटिक है तो बूढ़े जैसे है, ऐसे समझने में हर्ज नहीं है। तो इफ योर आर्टरीज आर गुड क्वालिटी, मतलब एंडोथेलियल डिस्फंक्शन नहीं है, तो आप यंग है। सो यू आर एज ओल्ड एज आर्टरीज का जो मतलब है कि एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होने से वार्धक्य जल्दी जल्दी आता है, बुढ़ापा जल्दी जल्दी आता है। तो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन से यदि बचना है तो ये जो मैंने आहार के डूज एंड डोंट्स बताए, वो यदि हम ठीक ढंग से फॉलो करते हैं, सदाचार करते हैं, मिताहार करते हैं और परिश्रम करते हैं, तो एंडोथेलियम डिस्फंक्शन की यदि सबसे अच्छी औषध कोई होगी तो इस प्रकार का जीवन में व्यवहार है। ओके सर, थैंक यू। सर, खाने में ऑर्गेनिक गुड़ का इस्तेमाल अगर प्रमाण में करते हैं तो वो बेहतर होगा ना? हाँ, ठीक ही कहा आपने, जो योग्य शब्द आपने, यदि प्रमाण में करते हैं तो। अच्छा, शुगर अच्छी नहीं है, लेकिन गुड़ का भी प्रमाण में ही करना है ना? ओहो, बिल्कुल। ओके। शुगर बुरी है ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो प्रमाण में होनी चाहिए। योजना ठीक से होना चाहिए। ठीक, शुगर बुरी नहीं है ना, गुड़ बुरा है या बहुत अच्छा है। अगर हम डायबिटीज की अगर विचार कर रहे हैं तो फ्रूट्स है, गुड़ है, शुगर है, ये सब शुगर बढ़ाने वाली है। ओके, ध्यान में रखना चाहिए। जी, यस। ठीक है मित्रों, शायद संभवतः आपके प्रश्न खत्म हो गए हैं, लेकिन जो मैंने कहा कि वो जो चित्र था, हेल्दी फूड, भूख लगती है तो खाना है, और फिर मेक श्योर दैट यू आर एबल टू डाइजेस्ट इट। एक आपका वो सॉफ्टवेयर बन जाना चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर आपको यदि वर्क नहीं करता है, उस सॉफ्टवेयर में यदि डैमेज हो जाते हैं, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो आपको योगासन की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सके। क्योंकि सामने खाना आने पर यदि आपको उचित नहीं लगता, आपको हितकर नहीं लगता, तो उसको ना बोलना भी एक प्रकार का कौशल्य है। वो कौशल्य आप यदि रोज योगा विहार के रूप में, नित्यम हित आहार विहार से भी, तो हितकर विहार के रूप में हम योगासनों को ले सकते हैं। तो आहार की प्रैक्टिस, विहार की प्रैक्टिस यदि हम ठीक ढंग से कर सकेंगे तो प्रोसेसिंग भी ठीक रहेगा। अच्छा हेल्दी फूड यदि खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा, त्रिदोष प्रकोपित नहीं होंगे, और फिर स्थौल्य जैसे विकार नहीं होंगे। यह ध्यान में रखिए। तो इन सब जो सिद्धांत हम आपको पढ़ा रहे हैं उस पर चिंतन मनन करते रहना चाहिए, ताकि आप वो व्यवहार में ला सके। और फिर त्रिफला गुडुचि जैसे औषध तो आपको सदैव रसायन के रूप में लाभकारी हो सकते हैं। उससे ब्लड शुगर भी ठीक रहता है, उससे एंडोथेलियल डिस्फंक्शन भी नहीं होता, उससे कोलेस्टेरॉल भी नहीं बढ़ता, और बिल्कुल साइड इफेक्ट भी नहीं है। जी, गौरव चंद्र जी, आपको कुछ सवाल है, आपको पूछना है तो पूछ लीजिए। सर, जो पतंजलि का गुरुजी आता है पैकेट में, वो ठीक रहेगा ना?
क्या क्या? पतंजलि का जो गुड़ूची पाउडर आता है बाजार में, वो ठीक रहेगा ना? किसका गुड़ूची पाउडर आता है? पतंजलि का? नहीं, पतंजलि का। पतंजलि, देखिए गुड़ूची पाउडर जो लेना है अच्छी क्वालिटी का हो, फिर किस कंपनी से आता है उसका कुछ महत्व नहीं है। मेरा तो अनुभव नहीं है, आप अंबेकर जी से पूछ सकते हैं। वो तो बाजार में उपलब्ध हो जाता है। हाँ ठीक है, उपलब्ध है, लेकिन मतलब जो ब्रांडेड है वो फिर ले सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि गुड़ूची पाउडर अभी अच्छे से अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनियों से अवेलेबल है। स्पेशली पतंजलि का हम कभी वापरते नहीं है, तो वो बनना मुश्किल है, लेकिन जो भी कंपनी की अच्छी है, पैक्ट है, वो ले सकती है। लेकिन एक ध्यान में रखना चाहिए, जो भी पाउडर है वो 3 महीने तक या मैक्सिमम 6 महीने तक वीर्यवान रहती है। 6 महीने के बाद उसको शायद डिस्कार्ड करना पड़ता है, तो ध्यान में रखना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाटिल, अंबेकर सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत धन्यवाद। शायद आज के प्रश्न हो गए हैं, तो एक छोटे प्रार्थना से आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। Thank you so much. नमस्कार। Thank you, sir. नमस्कार, थैंक यू, Thank you. Thank you both the Thank you very doctors. much. Thank you so much. थैंक यू पाटिल सर।